हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोच आईएएस। आज हम बेसिकली एक और नए केस स्टडी को डिस्कस करेंगे। एक और नए केस स्टडी के आंसर्स को समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से एक एस्पिरेंट को अपने केस स्टडी को समझना चाहिए और किस तरीके से उसके आंसर को करना चाहिए। राइट, अपनी जो केस स्टडी चल रही है वो 2022 सीरीज़ की चल रही है। राइट, 2022 में जीएस पेपर 4 जो था उसके अंदर अपन सारी की सारी केस स्टडी पिक कर रहे हैं और उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 11 को आज अपन ने पिक किया है और इसको अपन समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे केस स्टडी आखिर चाहती क्या है, हमारे से पूछ क्या रही है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछे जा रहे हैं और किस तरीके से क्वेश्चन का केस स्टडी के साथ लिंकेज करते हुए हमें आंसर लिखना होगा। कहीं ना कहीं यहाँ पे अपन कहीं ना कहीं एक पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं कि किस तरीके से हमेशा हम हमारी केस स्टडी के अंदर सबसे पहले स्टेक होल्डर्स की बात करेंगे, स्टेक होल्डर्स के बाद हमेशा हम उसके क्वेश्चन की बात करेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस के अंदर केस स्टडी से रिलेटेड पूछा गया है, एंड लास्ट एंड फाइनल और किस तरीके से हमारे को आंसर लिखने हैं और कितने वेराइटी ऑफ बैलेंस आंसर अपन लिख सकते हैं उसके बारे में भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कहीं ना कहीं। राइट, सो ये बेसिकली आज अपना एजेंडा रहेगा। चलिए केस स्टडी पढ़ते हैं। राकेश वॉज वर्किंग एज ए जॉइंट कमिश्नर इन ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ऑफ ए सिटी। राकेश जो है एक जॉइंट कमिश्नर है, किसमें? ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ऑफ सिटी, किसी सिटी के अंदर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अंदर जॉइंट कमिश्नर के तौर पे वर्क रहा है। केस स्टडी में हमने लास्ट टाइम देखा था कई बार आपको इंडिविजुअली उस प्रॉब्लम या उस चीज़ों में इन्वॉल्व होना पड़ता है और कई बार XYZ किसी और पर्सन के तौर पे आपसे केस स्टडी पूछी जाती है। राइट, तो हमारे यहाँ पे जब केस स्टडी पूछी जा रही है या समझाई जा रही है वो दोनों तरीके से हो सकती है कहीं ना कहीं। राइट, बेसिकली इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे आपको खुद को इन्वॉल्व होना है या फिर आपके सामने वाले के पर्सपेक्टिव को समझना है। यहाँ पे अगर हम इन दोनों चीज़ों में डिफ्रेंशिएशन समझ पाए तो हम केस स्टडी को भी उतना बेटरली समझ पाएंगे कहीं ना कहीं। ओके, एज ए पार्ट ऑफ ए जॉब प्रोफाइल among others, he was entrusted with the task of overseeing the control and functioning of a city transport department। मतलब सिटी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में फंक्शनिंग और कैसे उसको कंट्रोल करना उसके ऊपर उनका वर्किंग है, रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रोफाइल के अंदर। अ केस ऑफ स्ट्राइक बाय द ड्राइवर्स Union of City Transport Department over the issue of compensation to a driver who died on duty while driving the bus came up before him for the decision in the matter। अब यहाँ पे उनके पास कोई सिचुएशन नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है जहाँ पे उनके पास पूछा गया है कि यहाँ पे कोई केस बना है जहाँ पे उन्हें कहीं ना कहीं अपने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, यूनियन ऑफ ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जो है उनसे थ्रू ही कहीं ना कहीं केस बना है कि यहाँ पे उन्हें इस चीज़ को सॉल्व करना है कि वहाँ पे किसी एक बस ड्राइवर की डेथ हो गई है ड्यू टू ड्राइविंग इन बस। तो वहाँ पे उन चीज़ को लेके, उस कंडीशन को लेते हुए वहाँ पे यूनियन सिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने एक आंदोलन, मतलब जैसे स्ट्राइक और ये सब होता है तो वो छेड़ रखा है कहीं ना कहीं। ही गैदर्ड दैट द ड्राइवर डिसीज वाज फ्लाइंग बस नंबर 528 विच पासेस थ्रू द बिजी एंड कंजेस्टेड रोड ऑफ ए सिटी। अब उनको पता लगता है कि अब अपन ये पढ़ने वाले हैं कि केस स्टडी आखिर बोलना क्या चाह रही कहीं ना कहीं। राइट, वहाँ पे उनको पता लगता है कि यहाँ पे एक ड्राइवर है जो बेसिकली बस नंबर 528 ड्राइव कर रहा था और वो बहुत कंजेस्टेड मतलब कि बहुत नैरो डाउन रोड से ट्रैवल कर रहा था कहीं ना कहीं। इट इज सो happened that near an interaction on the way there was an accident involving the bus and a car driver by middle-aged man. It was found that there was an altercation between the driver and the car driver. Heated arguments between them lead to fight and the driver gave him a blow. Lot of passerby has gathered and tried to intervene but without success. Eventually both of them were badly injured and professionally bleeding and were taken to the nearby hospital. The driver succumbed to the injuries and could not be saved. The middle-aged driver condition was also critical but after a day he recovered and was discharged। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जब तो सड़की नैरो डाउन सड़क से पास हो रहे थे तो कहीं ना कहीं एक बस जो ड्राइविंग वाला था और कार जो थी उनके बीच में टकराव हो जाती है, मतभेद हो जाता है कहीं ना कहीं। मतभेद और टकराव होती है तो उनके बीच में लड़ाई भी होती है। लड़ाई होने की वजह से वहाँ पे कहीं ना कहीं पब्लिक भी गैदर होती है एंड एवरीथिंग। तो वहाँ पे पब्लिक भी गैदर होती है और उनमें लड़ाई होने की वजह से काफ़ी सारा ब्लड लॉस भी होता है एंड एवरीथिंग। लगती है बहुत ज़्यादा लग जाती है कहीं ना कहीं। दोनों को हॉस्पिटल भी लेके जाया जाता है। हॉस्पिटल लेके जाने के बाद वहाँ पे जो बस ड्राइवर है वो तो बेसिकली वहाँ पे
जाते ही डेथ हो जाती है, कहीं ना कहीं उसको सेव नहीं किया जा सका। लेकिन वहाँ पे जो मिडिल क्लास पर्सन है, मतलब मिडिल एज पर्सन है, कार वाला, वो कहीं ना कहीं सेव हो जाता है, उसको नेक्स्ट डे डिस्चार्ज भी कर दिया जाता है। पुलिस had immediately come at the spot of accident and FIR was registered. Police investigation revealed that the quarrel in the question was started by the bus driver and he has restored to physical violence. There was an exchange of blows between them. The city transport department management is concerned of not giving any extra compensation to the driver deceased family. The family is very aggressive and depressed and agitated against the discrimination and non-sympathy approach of the सिटी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट मैनेजमेंट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब पता लगता है कि जो बस ड्राइवर था वो कुछ ज़्यादा ही फिजिकल वायलेंस हो गया था जहाँ पे उसको नहीं होना चाहिए था, राइट, तो भी वो वहाँ पे अगर हो जाता है फिजिकल वायलेंस के तौर पे, तब इनको लगता है कि अब यहाँ पे क्या किया जाए। तो उन्होंने सोचा कि हम जो नॉर्मल कंपेंसेशन देते हैं उसी तरीके कंपेंसेशन देंगे, एक्स्ट्रा कंपेंसेशन कुछ भी नहीं देंगे कहीं ना कहीं, राइट, क्योंकि वहाँ पे उनको लगता है कि बस वाले की गलती है। ऐसा पुलिस की कंप्लेन या FIR जो रिसर्च हुई है, इन्वेस्टिगेशन, उसमें मालूम पड़ा है, राइट। अब जब वहाँ पे कंपेंसेशन नहीं दे रहे तो वहाँ पे जो बस ड्राइवर की फैमिली मेंबर्स है उनको काफ़ी लगा कि ये चीज़ गलत हुई है कहीं ना कहीं, राइट। तो वो डिपार्टमेंट के खिलाफ थोड़ा डिस्क्रिमिनेटिव समझते हैं कि हमारे खिलाफ यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है एंड एवरीथिंग। द बस ड्राइवर डिसीज वॉज 52 years of age, was survived by his wife and 2 school college going daughters. बेसिकली यहाँ पे बस ड्राइवर जो था उस 52 एज का था, काफ़ी ओल्ड था कहीं ना कहीं, उनकी वाइफ थी जो थी, और उनके 2 डॉटर्स थी जो बेसिकली स्कूल और कॉलेज गोइंग थी, राइट, मतलब वो पढ़ाई कर रही कहीं ना कहीं बेबी। He was sole owner of a family. The City of Transport Department workers union took this case and when found no favorable response from the government, decided to go on a strike. अब यूनियन ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री मतलब यहाँ पे एक ग्रुप ऑफ पीपल जो होते हैं जो यूनियन बनाते हैं कि लेबर कमीशन के तौर पे, लेबर यूनियन के तौर पे, कि वहाँ पे जो भी डिसीजन लिए जाएंगे वो लेबर्स के अकॉर्डिंग लिए जाए। तो उस बेस पे जब यूनियन बनाए जाते हैं तो यहाँ पे भी एक यूनियन है, यूनियन ऑफ सिटी ट्रांसपोर्ट करके, जो बेसिकली स्ट्राइक पे चला गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उनको लगता है फेवरेबल रिस्पॉन्स नहीं किया गया, डिस्क्रिमिनेशन किया गया कहीं ना कहीं। फर्स्ट वॉज फुल extra compensation has given to other drivers who died on duty and secondly employed to one of the family। मतलब यहाँ पे बोल रहे हैं कि यूनियन मिनिस्टर वाले कि यहाँ पे जो ड्राइवर की डेथ हुई है उसको एक्स्ट्रा कंपेंसेशन दिया जाए और उसी के साथ उसकी फैमिली में से किसी एक पर्सन को जॉब दी जाए कहीं ना कहीं, एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि वो खुद ही एक लास्ट वन ओनली पर्सन अर्नर था वहाँ पे। द स्ट्राइक हैज कंटिन्यूड फॉर 10 days एंड द डेडलॉक रिमेन्स। डेडलॉक्स मतलब कि यहाँ पे जो कंडीशन थी वो एज इट इज रह गई और 10 दिन तक स्ट्राइक चलती रही, राइट। अब यहाँ पे स्टेक होल्डर्स क्या बन रहे हैं? स्टेक होल्डर्स मतलब यहाँ पे कौन कौन से मेजर पर्सपेक्टिव हैं जिन बेसिस पे ये सिचुएशन या कंडीशन क्रिएट हुई है। पहला तो खुद राकेश है कहीं ना कहीं, क्योंकि राकेश को ही डिसीजन लेना है, राकेश को ही आगे इन्वेस्टिगेट करना है। और सेकंड यहाँ पे बस ड्राइवर या उसकी फैमिली अपन बोल सकते हैं, राइट, वो भी कहीं ना कहीं इस केस स्टडी से बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। यूनियन जो है वो भी इन्वॉल्व है कहीं ना कहीं। उसके अलावा पुलिस भी इन्वॉल्व है, क्योंकि पुलिस ने तो फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन कहीं ना कहीं की थी, और कार ड्राइवर और भी कहीं सारे स्टेक होल्डर हो सकते हैं जो यहाँ पे इंक्लूड हो, राइट। बट हम मेनली स्टेक होल्डर्स की यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं कि किस तरीके से हो सकते हैं कहीं ना कहीं। यहाँ पे स्टेक होल्डर्स, अगर आप समझ पाए कि क्या क्या स्टेक होल्डर्स हैं जो इंपॉर्टेंट फैक्टर के तौर पे वर्क कर रहे हैं, तो आप इजीली समझ पाएंगे कि किस तरीके से ये केस स्टडी पूछी गई है। और अगर आप समझ पाएंगे केस स्टडी किस तरीके से पूछी गई, तो ऑब्वियसली बात है आप आंसर भी उसके बेटरली दे पाएंगे कहीं ना कहीं, राइट। ये चीज़ क्लियर हुई। चलिए अब क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। What are the option available to राकेश to meet the above situation? राकेश के पास कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल रहते हैं टू मीट दिस सिचुएशन? मतलब जो अभी कंडीशन बनी है 10 days बाद में, फिर भी डेडलॉक खत्म नहीं हुआ है, मीन्स ये जो स्ट्राइक है अभी जो कंप्लेंट्स है वो मानी नहीं गई या फिर यूनियन नहीं मान रहा है कहीं ना कहीं, ये डेडलॉक अभी भी चल रहा है। तो उसमें राकेश के पास क्या क्या सिचुएशन रहती है? क्रिटिकली एग्जामिन ईच ऑफ द ऑप्शन आइडेंटिफाइड बाय राकेश। मीन्स यहाँ पे जो राकेश अगर आइडेंटिफाई करता है कोई भी ऑप्शन पार्ट ए में, उसके क्या क्या मेरिट्स और डिमेरिट्स होते हैं। क्रिटिकल एग्जामिन मतलब यहाँ पे मेरिट्स और डिमेरिट्स की बात हो रही। व्हाट आर एथिकल डायनामास बीइंग फेस्ड बाय राकेश क्या एथिकल डायलेमास फेस कर सकता है कहीं ना कहीं? व्हाट कोर्स ऑफ एक्शन वुड राकेश अडॉप्ट टू डिफ्यूज द सिचुएशन? अब आपको क्या लगता है कि राकेश को सबसे बेस्ट कौन से ऑप्शन को चूज करना चाहिए टू मेंटेन और टू हेल्प आउट
टू सॉल्व दिस सिचुएशन, राइट। ये बेसिक सा एक क्वेश्चन बन रहा है अपना कहीं ना कहीं। ओके, यहाँ पे 4 क्वेश्चन। अब आप देखिएगा लास्ट जब अपन ने केस स्टडी पढ़ी थी तब भी इसी टाइप के क्वेश्चंस पुट आउट गए थे कि क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, उसके मेरिट्स डिमेरिट्स क्या होंगे, कौन सा ऑप्शन बेस्ट है और कौन से सर्कमस्टेंसेस में इसको और बेटर किया जा सकता है एवरीथिंग। तो हमेशा अपने केस स्टडी में पैटर्न तो सेम है, क्वेश्चन पूछने का हो या कुछ भी, बट वहाँ पे कैरेक्टर चेंज हो जाते हैं और सिचुएशंस चेंज हो रही है। मेनली अपनी क्या चीज़ चेंज हो रही है, सिचुएशंस चेंज हो रही है, जिस वजह से अपनी जो कंडीशंस होती है या सोचने की पर्सपेक्टिव जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं स्टेक होल्डर्स के लिए कहीं ना कहीं, राइट, कि किन बेसिस पे केस स्टडी बनी है, राइट। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर द ऑप्शन अवेलेबल टू राकेश टू मीट द अबव सिचुएशन। राकेश के पास कौन कौन से सिचुएशंस हो सकती हैं या ऑप्शंस हो सकते हैं टू मीट आउट विद दिस अबव सिचुएशन। राकेश कैन एक्सेप्ट बोथ द डिमांड एंड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूनियन। ट्रांसपोर्ट यूनियन जो बोल रहा है दोनों डिमांड फुलफिल कर दे कि एक्स्ट्रा कंपेशन दें और 1 फैमिली मेंबर को जॉब दें। राकेश उसकी डिमांड एक्सेप्ट कर ले, राइट। राकेश कैन रिजेक्ट बोथ द डिमांड ऑफ यूनियन ट्रांसपोर्ट। हो सकता है वो दोनों ही डिमांड को नेग्लेक्ट कर दे, क्यों, क्योंकि उसको लगता है कि दोनों ही डिमांड गलत भी हो सकती है। राकेश कैन एक्सेप्ट 1 डिमांड ऑफ डिपार्टमेंट कंफर्ट एंड 1 कैन रिजेक्ट। राकेश बोलता है ठीक है, यहाँ पे एक और ऑप्शन बनता है उनके साथ कि एक डिमांड को एक्सेप्ट कर ले और एक को छोड़ दे। राकेश कैन अपॉइंट अ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी विच कैन इंक्लूड हाफ मेंबर फ्रॉम यूनियन हाफ फ्रॉम डिपार्टमेंट। एक और ऑप्शन होता है राकेश के पास कि वो यहाँ पे एक इंक्वायरी बिठाए, कमीशन बिठाए, जिसके अंदर कुछ मेंबर यहाँ पे डिपार्टमेंट के होंगे और कुछ मेंबर यूनियन के होंगे, ताकि एक फेयर रिजल्ट और कंक्लूजन सामने आ सके कहीं ना कहीं। राकेश कैन सेंड स्ट्रिक्ट वार्निंग टू दोज हु आर इन्वॉल्व इन स्ट्राइक एंड कैन यूज पुलिस फोर्स टू रिजॉल्व देम। राकेश डायरेक्टली जहाँ पे यूनियन बैठा है स्ट्राइक पे, वहाँ पे डायरेक्टली एक पुलिस को भिजा के और इन सबको रख के स्ट्राइक को बंद करवा दे कहीं ना कहीं, राइट। स्ट्रिक्ट वार्निंग इन द सेंस कि हो सकता है कि उनको जॉब से निकाला दे दे या फिर कुछ भी XYZ कंडीशन कर दे। राकेश कैन सीक एडवाइस फ्रॉम कमिश्नर। कमिश्नर मतलब यहाँ पे राकेश के भी जो हेड है उनसे वो पूछे कि इस तरह की कंडीशन को कैसे टैकल किया जाए, क्योंकि वो ज़्यादा एक्सपीरियंस हो सकता है, राइट। मेरे को लगता है ये 6 ऑप्शंस हो सकते हैं जो राकेश को चूज करने चाहिए। इफ़ यू थिंक आपके पास कुछ और भी ऑप्शंस हैं जो अवेलेबल हो सकते हैं और जो बेटर ऑप्शन भी है कहीं ना कहीं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं, ताकि अपन उस पर भी फ्यूचर में ध्यान रख पाए कि इस तरीके की ओपन माइंडनेस, इस तरह के ऑप्शन भी इवेल्युएट हो सकते हैं किसी केस स्टडी में, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अपना क्वेश्चन था नेक्स्ट, क्रिटिकली एग्जामिन ईच ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिफाइड बाय राकेश। अब राकेश ने अगर 6 ऑप्शंस लिए, 6 के 6 ऑप्शंस को क्रिटिकली इवैल्यूएट भी करना पड़ेगा। मैं 6 के 6 ऑप्शंस के मेरिट्स और डिमेरिट्स भी होंगे कहीं ना कहीं। फर्स्ट, राकेश कैन एक्सेप्ट बोथ द डिमांड्स फॉर ट्रांसपोर्ट यूनियन। राकेश पहला क्या कर सकता है, बोथ द डिमांड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को एक्सेप्ट कर ले। इससे क्या होगा, डेडलॉक कैन बी रिसॉल्व सून एंड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट कैन स्टार्ट वर्किंग इन फुल कैपेसिटी। जो अगर बोथ रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई, यूनियन मिनिस्ट्री हट जाएगी, यूनियन जो है वहाँ पे जो स्ट्राइक पे बैठा है वो हट जाएगा साइड, वो साइड हटेगा तो ऑब्वियस ये बात है स्ट्राइक फुल कैपेसिटी पे वापस चालू हो जाएगी, राइट। फुल कैपेसिटी पे वर्किंग चालू हो जाएगी, सॉरी फॉर स्ट्राइक नहीं, स्ट्राइक तो खत्म हो जाएगी, फुल कैपेसिटी पे वर्किंग चालू हो जाएगी। डिसीज ड्राइवर्स फैमिली वुड गेट इंस्टेंट जस्टिस, उनको बहुत इजीली जस्टिस मिल गया, उनको एक फेथ जनरेट हो गया कहीं ना कहीं सोसाइटी में या फिर मिनिस्ट्री को लेते हुए, राइट, और उनको भी कहीं ना कहीं हेल्प मिली इस चीज़ को लेके। आफ्टर रिजॉल्विंग डेडलॉक राकेश कैन यूज हिज टाइम एंड एनर्जी ऑन डिपार्टमेंटल वर्क, दिस कैन इनहेंस द प्रोडक्टिविटी ऑफ द डिपार्टमेंट। क्योंकि राकेश अगर इसी एक प्रॉब्लम में ही फंसा रहेगा तो ऑब्वियसली बात है उसको दूसरे वर्कलोड को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, और दूसरे वर्कलोड को अगर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है तो वहाँ पे प्रोडक्टिविटी ऑफ डिपार्टमेंट जो है वो क्या होती है, धीरे धीरे रिड्यूस हो रही है। क्योंकि वहाँ पे एक डिपार्टमेंट के अंदर सिर्फ स्ट्राइक का ही वर्क नहीं है, देयर आर मेनी वर्क टू डू, राइट। अब यहाँ पे इसके मेरिट्स ये हैं, मतलब फायदे तो हो गए इतने सारे, बट इसके नुकसान भी हो सकता है। दिस एक्टिविटी कैन ओवरराइड पुलिस इन्वेस्टिगेशन, मतलब यहाँ पे पुलिस इन्वेस्टिगेशन को नज़रअंदाज कर दिया गया, उसके ऊपर थोड़ा फेथ जो होना चाहिए वो रिड्यूस हो जाता है कहीं ना कहीं। रिपोर्ट्स विच सिटीज द स्क्वेरल स्टेट बाय बस ड्राइवर, मतलब कि बस ड्राइवर के लिए जो पुलिस स्टेशन ने या पुलिस वालों ने इन्वेस्टिगेशन की वो सारी की सारी खारिज हो गई, गलत मान ली गई कहीं ना कहीं, तभी तो उसको सपोर्ट के लिए एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया रहे डेडलॉक को खत्म करने के लिए। इट कैन सेंड रॉन्ग मैसेज टू बस अदर बस ड्राइवर्स। अब यहाँ पे क्या होगा, दूसरे बस ड्राइवर से उनको प्रमोशन मिलेगा, प्रमोशन इन द सेंस कि उनको फ्रीडम मिल जाएगी कि वो भी इस तरीके की अगर हरकतें करते हैं तो उनकी फैमिली मेम्बर को कंपेशन मिल जाएगा, तो वो कहीं ना कहीं फ्री माइंडेड हो जाते हैं, राइट। इट कैन बिकम द केस ऑफ डिपार्टमेंटल जुरिप्रूडेंस
मीन्स यहाँ पे जो डिपार्टमेंट है उसके अंदर एक फ्रीडम फ्लो बन जाता है कि हाँ ये डिपार्टमेंट थोड़ा लेजी हो सकता है, जस्टिस को लेके फ्री है बहुत, इसको कोई परवाह नहीं है कि सही और गलत में कैसे डिफ्रेंशिएट करे। तो यहाँ पे इस तरह के डीमेरिट्स भी बन सकते हैं कहीं ना कहीं। राकेश कैन रिजेक्ट बोथ डिमांड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूनियन। हाँ, यहाँ पे अगर ट्रांसपोर्ट यूनियन की दोनों ही डिमांड को वो रिजेक्ट कर देता है तो उसके मेरिट्स क्या होंगे? डिपार्ट एक्सचेंजर कैन बी सेव, मीन्स यहाँ पे डिपार्टमेंट के थ्रू जो भी चेक या फिर जो भी फाइनेंशियली लॉस होना है या फिर कोई भी अमाउंट जो जाना है उसकी सेफ्टी होती, एक्स्ट्रा पे आउट नहीं हो रहा है तो वो डिपार्टमेंट के अंदर ही रह रहा है। डिपार्टमेंट के अंदर ही अगर रह रहा है तो वहाँ पे इनक्रेडिबिलिटी बढ़ती है, अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है अपने खुद के फाइनेंशियल बुक्स की कहीं ना कहीं, राइट। डिपार्टमेंट मैनेजमेंट डिसीजन वुड प्रिवेल। यहाँ पे मैनेजमेंट का जो डिसीजन लिया गया था या फिर पुलिस का जो इन्वेस्टिगेशन था उसकी प्रॉपर रिस्पेक्ट दी गई है कहीं ना कहीं, राइट। यहाँ पे क्या हो रहा है, उसकी प्रॉपर रिस्पेक्ट दी गई है। बट यहाँ पे होगा क्या, फायदे तो हो गए लेकिन नुकसान भी होंगे कहीं ना कहीं। डेडलॉक कैन नॉट बी कंटिन्यूड फॉर लॉन्ग, कैन बी कंटिन्यूड फॉर लॉन्ग मतलब कि बहुत ज़्यादा हो सकता है कि ये डेडलॉक बहुत लंबा तक चले, यूनियन स्ट्राइक लंबे समय तक चले। यूनियन स्ट्राइक अगर लंबे समय तक चलती तो नुकसान तो हो ही रहा है ऑब्वियसली कहीं ना कहीं, राइट। प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी ऑफ डिपार्टमेंट कैन बी रिड्यूस। ऑब्वियस सी बात है अगर वर्कर्स ही सारे के सारे स्ट्राइक पे चले गए तो यहाँ पे जो डिपार्टमेंट की प्रोडक्टिविटी है वो भी क्या होगी, धीरे धीरे खत्म होगी, कम होगी कहीं ना कहीं। क्योंकि वहाँ पे अगर 100 जने वर्क करके कोई काम कर रहे हैं तो वहीं पे अगर 20 ही जने वर्क कर रहे होंगे तो ऑब्वियसली बात है 80 जनों का वर्क पेंडिंग हो गया, तो उससे प्रोडक्टिविटी खत्म हो गई, एफिशिएंसी खत्म हो गई डिपार्टमेंट की। दिस इज डाइवर्स, वन फैमिली कैन फेस सीरियस इकोनॉमिक एंड लाइवलीहुड कॉन्सर्न। ऑब्वियस सी बात है अगर यहाँ पे राकेश अगर डिसीजन लेता है यूनियन की बात नहीं मानने का तो यहाँ पे उसकी फैमिली, जो बस ड्राइवर की फैमिली है उनको काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एट द एंड वो खुद ही एक अर्निंग करने वाले पर्सन थे। बस ड्राइवर जो थे वो सिंगल पर्सन अर्निंग करने वाले थे, तो उनके यहाँ पे फैमिली में अर्निंग सोर्स बिल्कुल ही खत्म हो गया कहीं ना कहीं, राइट। थर्ड ऑप्शन क्या था, राकेश कैन एक्सेप्ट वन ऑफ डिमांड ऑफ डिपार्टमेंट कंफर्ट एंड रिजेक्ट अनदर। राकेश हो सकता है कि एक डिमांड को एक्सेप्ट कर ले और एक को छोड़ दे कहीं ना कहीं। अब यहाँ पे क्या होगा, हो सकता है डेडलॉक कैन रीच अ कंक्लूजन। ऑब्वियसली बात है डेडलॉक जो है अपना, जो स्ट्राइक कर रहे हैं यूनियंस एंड एवरीथिंग, वो एक कंक्लूजन तक पहुंच पाएंगे। यहाँ पे पॉसिबिलिटी बनती है, यहाँ पे ये फिक्स नहीं कि बन जाएगी, यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी बन रही है बस, राइट। इट कैन बी हाफ रिलीफ टू डिसीज द ड्राइवर्स फैमिली को थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा फाइनेंशियली या फिर, राइट, कि अगर कंपेंसेशन एक्स्ट्रा मिलता है तो भी बेनिफिशियल है, अगर जॉब मिलती है तो भी बेनिफिशियल है करेंगे। दोनों में से अगर एक भी डिसीजन मिल रहा है तो वो फैमिली को थोड़ा सा कंपेंसेशन दे रहा है। प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी ऑफ डिपार्टमेंट कैन बी रिस्टोर्ड। ऑब्वियसली बात है कंक्लूजन पहुंचेगा तो स्ट्राइक खत्म होगी तो क्या होगा, एक प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी वापस आएगी डिपार्टमेंट में, क्योंकि सारे के सारे वर्कर्स वापस वर्किंग पे आ जाएंगे। ये तो फायदा हुआ, बट नुकसान क्या हुआ, वापस नुकसान देखें तो इट कैन बी एक्टेड एज ओवरराइडिंग पुलिस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। ऑब्वियसली बात है जब यहाँ पे अपन ने दोनों को ही एक्सेप्ट नहीं किया था फर्स्ट के अंदर, तो यहाँ पे अगर एक को एक्सेप्ट कर रहे एक को एक्सेप्ट नहीं कर रहे तो भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन को तो हार्म पहुंच ही रहा है ना कहीं ना कहीं। पुलिस इन्वेस्टिगेशन की तो वैल्यू खत्म हो गई कहीं ना कहीं, राइट। तो ये भी करना पॉसिबल नहीं हो सकता शायद। डेडलॉक कैन बी कंटिन्यू बिकॉज ट्रांसपोर्ट यूनियन इज स्टिक टू इट्स बोर्ड में। अब ये देखिए, ये पॉइंट जो है ये इस फर्स्ट में मेरिट्स में भी आया है, ये डीमेरिट्स में भी आया है। यहाँ पे पॉसिबिलिटीज की बात करें, केस स्टडी में हमेशा पॉसिबिलिटी की बात की जाती है, ना कि डिसीजन मेकिंग की बात की जाती है। यहाँ पे जितनी आप पॉसिबिलिटीज की बात करोगे उतनी आपकी ओपननेस या बैलेंस आंसर जनरेट होंगे, और जितना बैलेंस आंसर जनरेट कर पाएंगे क्वेश्चंस के अंदर या केस स्टडीज के अंदर, उतने बेटर आंसर्स आ सकते हैं आपके, उसके बेटर मार्क्स मिल सकते हैं आपको, राइट। तो यहाँ पे इस चीज़ को समझिएगा कि कोई भी चीज़ अगर यहाँ पे पॉजिटिव हो तो यहाँ पे नेगेटिव हो, ऐसा पॉसिबल हो सकता है, और यहाँ पे अगर नेगेटिव हो यहाँ पे पॉसिबल हो तो वो भी हो सकता है। बस डिपेंड करता है कि आप किस ऑप्शन में क्या लिखना चाह रहे हैं या किस ऑप्शन को किस तरीके से इवेल्युएट कर रहे हैं यहाँ पे, राइट। तो ये आपकी अंडरस्टैंडिंग को समझने के लिए केस स्टडी दी गई कहीं ना कहीं। चलिए, तो ये 3 ऑप्शन थे जो राकेश चूज कर सकता है। अब उसके अलावा और क्या ऑप्शन था राकेश का, अपन ने देखा था कि एक डिपार्टमेंटल इंक्वायरी कमेटी बिठा सकता है जो देखेगी कि किस तरीके से यूनियन के अंदर जो भी वर्क हुए हैं या फिर जो भी यहाँ पे सर्कमस्टेंसेस बने हैं वो गलती किसकी मानी जाए, वहाँ पे गलती को कैसे समझा जा सके। तो वहाँ पे अगर इक्वल मेंबर ऑफ डिपार्टमेंट, इक्वल मेंबर ऑफ यूनियन को अगर साथ में रखा जाता है तो वहाँ पे एक कंक्लूजन की तरफ एक बैलेंस वे में बढ़ा जा रहा है, राइट। यहाँ पे क्या हो रहा है,
हो सकता है कि वहाँ पे कमेटी बन गई, कमेटी होने के बाद वहाँ पे स्ट्राइक वाले अपने वर्क पे चले गए वापस कि हाँ कमेटी जब तक डिसीजन नहीं आता तब तक हम वर्क करेंगे। तो वहाँ पे क्या हो रहा है, इट कैन बी विन एंड विन सिचुएशन फॉर डिपार्टमेंट, मैनेजमेंट, ट्रांसपोर्ट एंड यूनियन एंड पुलिस डिपार्टमेंट। ये सबके लिए एक विन एंड विन सिचुएशन क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पे जो भी वर्किंग हो रही है, जो भी कंडीशन बन रही है, वो सबके फेवर में आ रही है कहीं ना कहीं। यहाँ पे किसी एक के अनफेवर में हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। It can be result in agreeable resolution point. It can set an example of all party integrated disputes resolution system. यहाँ पे एक तरीके सिस्टम्स डेवलप हो रहे हैं, पर्सपेक्टिव डेवलप हो रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पे किसी सिचुएशन को हैंडल किया जा सकता है कहीं ना कहीं। पुलिस डिपार्टमेंट कैन प्रोवाइड द सॉल्यूशन ऑफ अप्रोप्रिएट proportionate legal angle which can motivate department management to more sympathetic and kinder towards disease drivers है। हो सकता है कि वहाँ पे पुलिस की इन्वेस्टिगेशन गलत हो गई हो या इन्वेस्टिगेशन अगर गलत हुई हो तो उसकी वजह से कोई हार्म हो रहा, तो यहाँ पे अगर एको बार इन्वेस्टिगेशन होती है अलग पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते हुए एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स के साथ, तो यहाँ पे बस ड्राइवर की फैमिली को बेनिफिशियल हो सकता है कहीं ना कहीं। जो सही है वो सही सामने आएगा, राइट। ये तो फायदे हुए अगर वहाँ पे कमेटी बैठती तो। नुकसान क्या हुए, बिकॉज ऑफ ऑल पार्टी इन्वॉल्व सो इट कैन टेक टाइम टू रीच अ कंक्लूजन। यहाँ पे कंक्लूजन को पहुंचने में बहुत टाइम लग सकता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सभी जने इंक्लूड हो गए, तो ऑब्वियसली बात है कंक्लूजन को पहुंचने में टाइम लगेगा। वेस्टेज ऑफ एनर्जी, टाइम, रिसोर्सेज, इट एंड नो कंक्लूजन इज देयर इफ मीन्स यहाँ पे कंडीशनल भी बात की जा रही है। अपन अपनी केस स्टडीज के अंदर कंडीशनल टर्म्स को भी इंक्लूड करें ताकि अपने आंसर ज़्यादा प्रिस्क्राइब लगे कहीं ना कहीं, इस चीज़ का समझिएगा। तो यहाँ पे इफ़ की भी बात की जा रही है कि हो सकता है वो अगर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं सब कुछ, और इन्वेस्टिगेशन बहुत लंबी भी चले कहीं ना कहीं, क्योंकि हो सकता है कि 3 महीने 6 महीने भी खींच जाए। बट यहाँ पे इसी के साथ एक और पॉइंट मैं ऐड कर दूंगा, अगर इन्वेस्टिगेशन लंबी चलती है तो फैमिली मेम्बर को तो सफ़र करना पड़ ही रहा है कहीं ना कहीं। अभी भी उनको क्या बेनिफिशियल हो, उनको तो कोई बेनिफिशियल नहीं हुआ। तो यहाँ पे एक और डीमेरिट्स में भी ये काउंट किया जा सकता है, राइट। तो इस चीज़ को समझिएगा कि ये जो पॉइंट है, ये अपन डिस्कशन कर रहे हैं, ये सिर्फ एक लिमिटेड आंसर हो ये जरूरी नहीं। इट कैन बी मेनी मोर ऑप्शंस अवेलेबल इन इट, राइट। तो यहाँ पे और भी जितने भी ऑप्शंस अवेलेबल हो सकते हैं मैंने लिखने की कोशिश की है। अगर आपको लगता है और भी ऑप्शंस अवेलेबल है तो प्लीज़ राइट इट इन कमेंट बॉक्स और खुद सोचिए कि किस तरीके से और नए केस स्टडीज़ के अंदर इस तरह के ऑप्शंस बन पाएंगे कहीं ना कहीं, राइट। नेक्स्ट क्या ऑप्शन था, राकेश कैन स्टिक वार्निंग टू दोस हु आर इन्वॉल्व इन स्ट्राइक एंड कैन यूज पुलिस फोर्स टू रिजॉल्व द डायलॉग। बेसिकली राकेश क्या करेगा, स्ट्राइक के अंदर जो भी लोग वहाँ के उनको धमकी देगा कि आप जॉब छोड़ सकते हैं। धमकी इन द सेंस कि यहाँ पे उनको फोर्स कर सकता है कि यहाँ पे आपको जॉब पे वापस जाना है, स्ट्राइक नहीं कर सकते हैं, पुलिस को यूज़ कर सकता है उस फोर्स के लिए, राइट। तो यहाँ पे इस तरीके की राकेश कंडीशन भी बना सकता है। इसके फायदे क्या होंगे, it is possibility that introduce element of warning and fear of police fear most of the union working can resume their work। हो सकता है डर के मारे, राइट। यहाँ पे सबसे बड़ी चीज क्या है, डर के मारे यूनियन वाले जो सारे पर्सन है, किससे डर के मारे, पुलिस वालों से, पुलिस फोर्स जो है उनसे डर के मारे सारे के सारे वापस वर्क पे आ जाए तो डिपार्टमेंट की एफिशिएंसी वापस रिस्टोर हो गई कहीं ना कहीं। बट नुकसान क्या होगा, दिस एक्शन कैन मेक द सिचुएशन वायलेंट। हो सकता है या तो वो डर के मान जाएंगे या फिर वो नहीं भी मान के ओवर स्ट्राइक चले जाएंगे। ओवर स्ट्राइक मतलब होता है यहाँ पे जो स्ट्राइक चल रही उसी के अंदर एग्रेसिव होना कहीं ना कहीं, राइट। तो वहाँ पे और एग्रेसिव स्ट्राइक कर सकते हैं, वॉयलेंस हो सकता है कहीं ना कहीं। इट कैन इंट्रोड्यूस द एलिमेंट ऑफ ट्रस्ट डेफिशिएंट एंड ब्राइटेंस अमंग द यूनियन वर्कर्स एंड डिपार्टमेंट मैनेजमेंट। तो यहाँ पे यूनियन मैनेजमेंट और डिपार्टमेंट के अंदर ट्रस्ट वर्दीनेस थोड़ी थोड़ी रिड्यूस हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर फिजिकली फोर्स किया जा रहा है किसी चीज़ को लेके, या पुलिस जो अपनी फोर्स को यूज़ करते हुए धमका रही, डर लगा रही, तो वहाँ पे ट्रस्ट वर्दीनेस खत्म हो जाती है। किस किस के बीच में, यूनियन के बीच में और मैनेजमेंट के बीच में, राइट। और यहाँ पे डिसीजन सोच कौन रहा है, राकेश सोच रहा है। यहाँ पे सोच कौन रहा है उस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। आप किसको सोचते हुए आंसर लिख रहे हैं, यहाँ पे मैं पुलिस वाले को सोचते हुए आंसर लिख रहा हूँ, या फिर खुद को राकेश सोचते हुए आंसर लिख रहा हूँ, राकेश समझते हुए आंसर लिख रहा हूँ, या फिर एक यूनियन लीडर के तौर पे आंसर लिख रहा हूँ, राइट। यहाँ पे अपने को राकेश सोच क्या रहा है या क्या सर्कमस्टेंसेस राकेश के लिए बन सकते हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं बस अपन। प्रोडक्टिविटी ऑफ डिपार्टमेंट कैन बी पुअर। हो सकता है वर्कर सारे के सारे स्ट्राइक से वापस आ जाने में, बट उनकी जो एफिशिएंसी है काम करने की वो क्या हो सकती है, धीरे धीरे रिड्यूस हो सकती है, जो डिपार्टमेंट के लिए हार्मफुल होगी कहीं ना कहीं वापस। राकेश कैन सीक एडवाइस फ्रॉम कमिश्नर
हाँ, यहाँ पे एक और ऑप्शन आता है कि राकेश को कमिश्नर से हेल्प लेनी चाहिए कहीं ना कहीं, क्योंकि कमिश्नर ऑब्वियसली इन सब सिचुएशन को हैंडल कर चुका होगा या उनको एक्सपीरियंस होगा कि हाउ टू हैंडल दिस काइंड ऑफ सिचुएशन, राइट। तो अब इसके मेरिट्स क्या हो सकते हैं? एज अ मोर एक्सपीरियंस पर्सन कमिश्नर कैन गिव अप्रोप्रिएट एडवाइस टू डील विद सिचुएशन। ऑब्वियसली बात है, जो अपन ने अभी डिस्कस की, इसके सबसे बड़े फायदे क्या है? क्योंकि कमिश्नर को ऑलरेडी एक्सपीरियंस होगा तो वो बेटर डिसीजन या बेटर सॉल्यूशन दे सकता है। बाय कंसल्टिंग कमिश्नर ही कैन टेक द कमिश्नर इन कॉन्फिडेंस फॉर फ्यूचर डिसीजन। ऑब्वियसली बात है, राकेश अगर डिसीजन लेगा तो डिसीजन लेने से पहले अगर कमिश्नर को इन्वॉल्व रखता है तो वहाँ पे फ्यूचर डिसीजन इसके बहुत परफेक्टली प्रोडक्टिव हो सकते हैं कहीं ना कहीं। तो ये बेनिफिशियल होगा कहीं ना कहीं। कमिश्नर हैज़ चॉइस ऑफ डिप्लोमेटिक रिव्यूज टू हेल्प हिम आउट। कमिश्नर क्या हो सकता है, उसको नज़रअंदाज कर दे कि मैं यहाँ पे कोई भी हेल्प आपकी नहीं कर सकता हूँ, राइट। तो ये भी हार्मफुल होगा कहीं ना कहीं। कमिश्नर कैन क्वेश्चन द क्राइसिस डीलिंग कैपेसिटी ऑफ टू राकेश। मीन्स यहाँ पे राकेश के ऊपर या राकेश की इंटीग्रिटी या इंडिविजुअल लेवल पे उसको खुद को हार्म होगा, क्योंकि कमिश्नर को इन्वॉल्व कर रहा है तो कमिश्नर उनके ऊपर खुद क्वेश्चन उठा सकता है कि आप इसको चीज़ को डील क्यों नहीं कर पा रहे, या अगर डील नहीं कर पा रहे तो आप में क्या खामियां हैं जो आपको यहाँ से सिस्टम से हटना चाहिए कहीं ना कहीं। तो इस तरीके के मेरिट्स और डीमेरिट्स भी बन सकते हैं कहीं ना कहीं। ये मेरिट्स और डीमेरिट्स अपन ने सिर्फ राकेश के पर्सपेक्टिव समझते हुए लिखा है, बाकियों को नहीं, क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ राकेश की बात कर रहे हैं। राकेश उस कंडीशन में फंसा हुआ कहीं ना कहीं, राइट। तो ये बेसिक से क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो सकता है। आप कोशिश कीजिए जितना हो सकता है मिनिमाइज वे में लैंग्वेज में लिखिए, क्योंकि यहाँ पे तो ब्रॉडर वे में थोड़ा एक्सप्लेनेशन था तो ब्रॉडर वे में समझाने के लिए लिखा गया है, बट आप हो सके जितना मिनिमाइज वे में आंसर में मेरिट्स और डिमेरिट्स लिखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हमारे पास आंसर राइटिंग के अंदर बहुत लिमिटेड वर्ड्स के अंदर में आंसर लिखने होते हैं कहीं ना कहीं, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पॉसिबल एथिकल डायलेमास फेस बाय द राकेश। यहाँ पे राकेश के द्वारा पॉजिटिवली जो अपने क्या कहते हैं एथिकल डायलेमास हो सकते हैं, वो क्या क्या हो सकते हैं, कि किस तरीके से कंडीशन बन सकती है राकेश को लेके कि वो कंफ्यूज हो जाए एथिकली कि ये सही है या गलत। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस वर्सेस ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। मीन्स प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस अपील्स दैट डिसीज फैमिली शुड गेट एक्स्ट्रा कंपेंसेशन एंड job to his family, but due to process of law hinders department management to do so। अब यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ नेचर मतलब यहाँ पे कंपेशन, सिंपैथी, ये सब हो सकती है कि यहाँ पे फैमिली को हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि उनकी फैमिली में एक ही जना कमाने वाला तो वो भी चला गया कहीं ना कहीं। बट यहीं पे मैनेजमेंट के खिलाफ वो अगेंस्ट प्रोसेस ऑफ लॉ जो है उसके अगेंस्ट हो गया कहीं ना कहीं ये चीज़, राइट। राइट वर्सेस ड्यूटी। यहाँ पे ही इज फेसिंग डायलेमा पब्लिक ड्यूटी एज ए जॉइंट कमिश्नर वर्सेस एक्स्ट्रा कंपेंशन एंड जॉब राइट ऑफ डिसीज फैमिली। यहाँ पे अपन ने जैसे फर्स्ट पॉइंट में अभी बात की थी प्रिंसिपल ऑफ नेचर और ड्यू लॉ प्रोसेस, वही चीज़ यहाँ पे एक्सटेंडेड वे में उसकी राइट के अंदर की उसकी इंट्यूशन, उसकी समझ क्या है किसी चीज़ को लेकर और किस तरीके से वो ड्यूटी में किसी कंपेशन को देता है या नहीं देता, ये दोनों ही अलग फैक्टर्स हो जाते हैं कहीं ना कहीं। आप ड्यूटी कर रहे हैं तो ड्यूटी में आपको एथिकली ड्यूटी के लॉज और कोड ऑफ कंडक्ट जो हैं, यहाँ पे मेनली किसकी बात कर रहे हैं, ड्यूटी के अंदर अपन बात कर रहे हैं कोड ऑफ कंडक्ट जो है उस ड्यूटी की, उसके अकॉर्डिंग ही वर्क करना होगा, उसके अगेंस्ट तो जा नहीं सकते अपन कहीं ना कहीं, राइट। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। पब्लिक अकाउंटेबिलिटी वर्सेस पर्सनल अकाउंटेबिलिटी। अब पर्सनल अकाउंटेबिलिटी कैसे है सर? एज ए पब्लिक सर्वेंट ही इज अकाउंटेबल टू पब्लिक सर्विसेज एंड एक्टिविटी डिलीवर्ड बाय हिम। ऑन अदर हैंड एंड कंपल्शन एंड एम्पैथेटिक ग्राउंड ही इज अकाउंटेबल टू हिज पर्सनल कॉन्शियंस। मतलब यहाँ पे उसकी जो इंडिविजुअल खुद की इंट्यूशंस, इंटीग्रिटी जो है वो कहीं ना कहीं पर्सनल अकाउंटेबिलिटी में काउंट हो रही, कि उसको पर्सनली लगता है कि ये चीज़ होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, राइट। और वहीं पे पब्लिक अकाउंटेबिलिटी मतलब कि ये फंड भी तो पब्लिक का ही है, कंपेशन अगर जाएगा या फिर उसको फ्री जॉब मिल रही है एंड एवरीथिंग, वो कहाँ से आ रही है, पब्लिक से आ रही है कहीं ना कहीं। तो ये कहीं ना कहीं उसके एथिकल डायलेमास में इंक्लूड हो सकता है। कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ एथिक्स, ऑब्वियस सी बात है, आप अपन ने बात की थी ऊपर। कोड ऑफ कंडक्ट डिमांड व्हाट कंडक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन से, कोड ऑफ एथिक्स डिमांड द वे ऑफ व्हाट आउट टू डू अंडर द डोमेन ऑफ मॉरलिटी। यहाँ पे बात हो रही कोड ऑफ कंडक्ट, मतलब कि वहाँ पे जो पब्लिक की डिमांड है या जो किस बेस पे डिपेंड करेगी, रूल्स एंड रेगुलेशन के बेस पे डिपेंड करेगी जो कोड ऑफ कंडक्ट होता है किसी भी ड्यूटी का। बट वहीं पे कोड ऑफ एथिक्स क्या होता है कि मॉरली तो हो सकता है कि वहाँ पे जो फैमिली है उसको सिंपैथी और एम्पैथी, कंपैशन सबकी ज़रूरत है कहीं ना कहीं, तो वहाँ पे उस चीज़ के लिए हेल्प कर पा रहे नहीं कर पा रहे, राइट।
मॉरलिटी वर्सेस लॉ, अनदर सबसे मेजर पॉइंट, मॉरलिटी इज आउट टू डू अंडर द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। यस राइट, यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस की बात भी की थी अपन ने। वाइल लॉ फॉलो द स्टेशनरी statutory rules of regulation under the domain of procedure established by the law or due of course of law। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे नेचुरल जो प्रोसेस है किसी इंसान के अंदर, तो वहाँ पे मॉरलिटी मैटर करती है, बट वहीं पे सेकंड पर्सपेक्टिव के तौर पे, इन्वेस्टिगेशन के तौर पे लॉ भी मैटर करता है, राइट। तो ये एक एथिकल डायनामास बन सकता है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ कंसाइन, कंसाइन मतलब मेरी खुद की जो सोच है किसी चीज़ को करने की, उसके बीच में ही कॉन्फ्लिक्ट जनरेट होने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं क्या सोच रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ, दोनों में यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन जनरेट होगा। मैं तो पर्सनल लेवल पे सोच रहा हूँ कि हेल्प होनी चाहिए, बट यहाँ पे इंडिविजुअली लेवल पे देखें या फिर पब्लिक लेवल पे देखें तो ये रॉन्ग मैसेज है कहीं ना कहीं। तो यहाँ पे ही इज फेसिंग द डायलेमा ऑफ क्राइसिस ऑफ कॉन्शियसनेस एज पब्लिक सर्वेंट और बीइंग पर्सनल बीइंग। मतलब मैं खुद लेवल पे सोचूं तो मैं इंडिविजुअल लेवल पे भी सोचूंगा वहाँ पे, और एज अ सर्वेंट के तौर पे भी सोचूंगा, क्योंकि मैं एज ए पब्लिक सर्वेंट के तौर पे वर्क कर रहा हूँ वहाँ पे। तो मेरे को यहाँ पे बहुत बड़ा कंसाइन हो सकता है, कॉन्शियसनेस हो सकती है कि क्या सही है और क्या गलत है कहीं ना कहीं, राइट। सो ये बेसिकली एथिकल डायनामास हो सकते हैं जो राकेश कहीं ना कहीं फेस कर रहा होगा। यहाँ पे आप जिन चीज़ों का ध्यान रखिएगा कि हमेशा हम टर्म्स को ज़्यादा एक्सप्रेसिव वे में यूज़ करते हैं एथिकल डायनामास में, बट केस स्टडीज से एग्जाम्पल्स या सिचुएशन को उठाते हुए, राइट। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन बाय वर्च्यू विच राकेश कैन डिफ्यूज द अबव सिचुएशन। मीन्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 क्या था अपना? क्वेश्चन नंबर 4 था व्हाट कोर्स ऑफ एक्शन वुड राकेश अडॉप्ट टू डिफ्यूज द अबव सिचुएशन। अबव सिचुएशन को हैंडल करने के लिए क्या ऑप्शन राकेश को चूज करना चाहिए। यहाँ पे ये नहीं पूछा गया कि आपके अकॉर्डिंग क्या है या आपके अकॉर्डिंग क्या नहीं होना चाहिए, यहाँ पे ओवरऑल पर्सपेक्टिव में पूछा गया। तो मेरे ख्याल से ओवरऑल पर्सपेक्टिव में सबसे बेस्ट हो सकता है कि राकेश कुड अपॉइंट अ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी कमेटी विच कैन इंक्लूड इक्वल मेंबर ऑफ ट्रांसपोर्ट यूनियन, equal from department management and some from police department. Union should resume work and wait for committee decisions, since committee decision process is taking time, so he can organize departmental funding or personal funding to help out the deceased family in the buffer time. Means यहाँ पे हो सकता है कि राकेश क्या करेगा, एक बेसिकली कमेटी बैठाएगा जिसके अंदर डिपार्टमेंट के, ट्रांसपोर्ट यूनियन के भी लोग होंगे, डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट के भी लोग होंगे, पुलिस के भी डिपार्टमेंट के लोग होंगे। हाँ, जब तक वहाँ पे कमेटी की तरफ से रिजल्ट नहीं आ रहा है तब तक वो उनकी फैमिलीज को भी सपोर्ट करे, उसके लिए कोई कंपनसेशन या फंडिंग ऑर्गेनाइज करा सके, ताकि वहाँ पे क्या है कि किसी को भी प्रॉब्लम ना हो, स्ट्राइक जो रुकी हुई है वो भी पूरी हो जाए, एक बार के लिए वापस एफिशिएंटली वर्क हो जाए डिपार्टमेंटल में, इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर कंक्लूजन तक पहुँच पाएगा, कहीं ना कहीं प्रॉपर आंसर निकल पाएगा, प्रॉपर सही जो सच है वो निकल पाएगा कहीं ना कहीं। और उसी के साथ जब तक वो चीज़ नहीं आ रही सामने तब तक फैमिली को सपोर्ट भी मिल पाए फाइनेंशियली। तो फंडिंग, ऑर्गेनाइजेशन फंडिंग भी दे सकता है, डिपार्टमेंट से फंडिंग, या खुद के लेवल पे भी हेल्प कर सकता है कहीं। इसके मेरिट्स भी अपन ने देखे थे, विन इन विन सिचुएशन होगी, एग्रीगल रिसोर्सल पॉइंट होगा, फंक्शनिंग ऑफ टाइम बिंग होगा, जो भी अपन ने डिस्कस किए कि किस तरीके से वो एक समाज के अंदर, एक यूनियन ट्रस्ट के अंदर ट्रस्ट वर्दीनेस भी जनरेट हो रही है, फैमिली को भी सपोर्ट मिल रहा है, प्रॉपर कंक्लूजन भी मिल रहा है, सब कुछ चीज़ें वहाँ पे इंक्लूड हो रही है कहीं ना कहीं। तो ये मेरे ख्याल से ये सबसे बेस्ट ऑप्शन हो सकता है जो राकेश को कहीं ना कहीं चूज करना चाहिए, राइट। सो ये बेसिकली केस स्टडी थी जहाँ पे अपन ने 2022 के पेपर में क्वेश्चन नंबर 11 को समझने की कोशिश करी थी, राइट। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्लास के अंदर क्वेश्चन नंबर 12 को अडॉप्ट करेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे आके केस स्टडी में हमारे से पूछा क्या जा रहा है, और पूछा जा रहा है तो हमें किस तरीके से आंसर देना है और किस तरीके से इस केस स्टडी को समझना है। यहाँ पे हम सिर्फ केस स्टडी को कैसे लिखना है वो नहीं समझेंगे, हम केस स्टडी को कैसे समझें ताकि हम बेटर आंसर लिख पाए, हम उसे भी समझने की कोशिश करेंगे कहीं ना कहीं, राइट। सो ये बेसिक सी केस स्टडी थी हमारे साथ आज के लिए इस लेक्चर के अंदर। अगले समय मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट केस स्टडी के साथ। टिल दैट टाइम, थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।